हाल ही में हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ में राजस्थान में आया। एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने माइनॉरिटीज़ को, इसमें माइनॉरिटीज़ में खुसूसन मुसलमानों को टारगेट किया है और उन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देते, और उनको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए था, क्योंकि माइनॉरिटीज़ जो है ना इस मुल्क का एक अहम सुतून है, एक मजबूत अंक है। हम लोग माइनॉरिटीज़ को, इस अंक को जुदा करना कोई मामूली बात नहीं है, ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता कभी भी। लेकिन वोटों की खातिर बौखलाहट में प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया है वो काबिल मज़म्मत है। ऐसे बयानात प्रधानमंत्री जी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि हर तरफ से जो है ना उनके लिए तनकीद ही तनकीद हुई जा रही है। सोशल मीडिया में औरतों की तरफ से इतनी तनकीद हो रही है कि वो जो है ना पता नहीं है मोदी जी तक ये बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, लेकिन तनकीदों से भरा पड़ा है प्रधानमंत्री जी के ख़िलाफ़ आज सोशल मीडिया। और हर बार जो है ना वोटों की खातिर माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाना, ये कहाँ का इंसाफ है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो आरएसएस हो या दूसरी अन्य पार्टियां, कांग्रेस के अलावा कोई भी जो है ना मैदान में नहीं थी, सब अपना अपना समझौता कर लिया था ब्रिटिशर्स के साथ। आरएसएस ने पहले ही समझौता कर लिया था, ये कई अखबारों में आए, कई बुकों में आए, कई किताबों में आए, सब ये शाया हो चुके हैं, इसे दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप मुसलमानों को ही टारगेट क्यों करते हैं? मुसलमानों के आपको इतनी, आप मुसलमानों से क्यों ये है दुश्मनी है? अगर आप मुसलमानों की कुर्बानियों को देखना चाहते हैं तो आप चले जाइए इंडिया गेट पे, जो आपके मकान के कुछ आधे 1 किलोमीटर के करीब में ही मौजूद है इंडिया गेट। वहाँ 97 नाम एक पत्थर पे कुनंदा हैं। उस नामों में मुसलमानों की तादाद 60 पर 63,000 है और बाकी के सिख भाइयों की तादाद है। और फिर भी हमसे कहते हैं कि भाई मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है। योगदान तो वहाँ लिखा गया है, पत्थर पे कुनंदा है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मुसलमानों को टारगेट करना ख़त्म करो, बंद करो। मुसलमान इतनी आसानी से कहीं भी जाने वाला नहीं है। कोई भी उठे कह दे तुम पाकिस्तान चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, क्यों जाएंगे? हमने इस मुल्क को तरजीह दी है, हमने इस मुल्क में कुर्बानियाँ दी हैं और हम इस मुल्क के अंक हैं और यही रहेंगे, यही पैदा हुए हैं और यही हम ख़त्म भी हो जाएंगे और इसी की मिट्टी में मिल जाएंगे। यहाँ हमें बार बार निशाना बनाने की कोशिश मत करिएगा। आपने आज सवाल औरतों के मंगलसूत्र पे भी कर दिया है। मैं जहाँ तक समझता हूँ औरतों का जो गहना है, मजबूत गहना जो है वो उनका मंगलसूत्र है। आपने मंगलसूत्र के इशू को उठा के एक बहुत बड़ी गलती की है। आपको ये मंगलसूत्र पे बात करना नहीं चाहिए था। और किसके मंशूर में क्या है हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो इशू आपने उठाया मंगलसूत्र का, आज देख लीजिए हर सोशल मीडिया में भरा पड़ा है आपके ख़िलाफ़। औरत का ये मजबूत गहना जो है मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र
औरत किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, लेकिन अपने मंगलसूत्र पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। जब सुबह औरत उठती है तो सबसे पहले अपने गले में लटके हुए मंगलसूत्र को चूमती है और आंखों से लगाती है। ये इतनी इज्जत करती है औरत मंगलसूत्र की, आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। कुछ वोट हासिल करने के लिए बौखलाहट में आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान की आबादी में औरतों की भी आबादी 50% है और 50% की तौहीन कर रहे हैं आप। मंगलसूत्र के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। ये मंगलसूत्र जो है ना, औरतों का, हिंदुस्तानी औरतों का मजबूत गहना है। वो कभी ऐसी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली नहीं है। और आप ऐसे बयानात देख के, ऐसे भाषण दे के आप बताना क्या चाह रहे हैं? इस मुल्क को आज़ाद हुए 77 साल हो गए। आज हमारे हिंदुस्तान का मियार दूसरे मुल्कों में बहुत ऊंचाई पर है। ये पहुंचाने में आज तक की जितनी भी सरकारें 1947 से अब तक बनी हैं, सबका इसमें योगदान है। किसी एक सरकार का नहीं है, इसमें सारी सरकारों का योगदान है। इनके योगदान से ही आज हमारा मुल्क आलमी सतह पर जो है ना, बहुत आला मुकाम पर है। उसको गिराने की मोदी जी आप कोशिश मत करिएगा। हमारे मुल्क का आज आलमी सतह पर ऊंचा मुकाम है। आप वोटों के लिए ऐसे भाषण करके, ऐसे बयानात दे के हमारे उस विकार को गिराने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, मेरे पास एक सुबह किसी और से मैं दिल्ली में बात किया था, एक बीजेपी के नेता से, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया सुबह। एक बहुत बड़े नेता हैं और तीसरे चौथे नंबर पे हैं बीजेपी में, मैं नाम लेना नहीं चाहता। तो उनसे मेरी बात हो रही थी सुबह, तो मैंने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ये क्या कर दिया। तो कहने लगे, इंसान से गलती भी हो सकती है। उनका ये कहना था, कभी कभी इंसानों से गलती भी हो जाती है और मैं समझता हूँ कि किसी और बात पे जो है ना, प्रधानमंत्री के मुँह से गलत अल्फाज निकल गए। मैंने उनसे कहा कि अगर गलत अल्फाज निकल भी गए हैं तो मैं समझ, आप उनसे कहिएगा कि आइंदा उनके भाषणों में इसकी तरदीद करें, इसका खंडन करें, अपनी गलती को माने। तो उनके कहने के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है उनके मुंह से अगर गलती भी हो गई है तो आगे भाषणों में मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस गलती को मानेंगे और हमारे औरतों के जो मियार को, उनके जो सिंदूर और उनके जो ये है मंगलसूत्र को, उसकी हिफाजत में ये हुकूमत काम करेगी बोल के मैं इनसे मैं समझता हूँ कि आगे ये चलकर काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आपको इस बात का पूरा हक़ है। आप अपोजिशन को जो है ना तनकीद कर सकते हैं, अपोजिशन वाले आपको तनकीद करते हैं। ये जो है ना कांग्रेस, इसमें जो है ना इलेक्शन के टाइम पे चलता आ रहा है और चलता रहेगा। इसमें कोई गलती नहीं है। एक दूसरे की तनकीद करना, अपोजिशन रूलिंग पार्टी को तनकीद करती है, रूलिंग पार्टी अपोजिशन को तनकीद करती है। तनकीद तक ही रखिए, आप मसलों पे बात करिएगा, बेरोज़गारी पर बात करिएगा, औरतों की हिफाजत पर बात करिएगा, क्राइम को किस तरह से रोकना है इस पर बात करिएगा, लेकिन किसी एक कम्युनिटी को टारगेट मत करिएगा। खामोशी का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम बिल्कुल खामोश हैं। हमारा मज़हब हमें सब्र करना सिखाता है, हम सब्र कर रहे हैं। सब्र का मतलब ये नहीं कि हमारी कमज़ोरी है। खामखा हमें क्यों टारगेट करें? हमने आज तक तो किसी को कुछ कहा नहीं है और हम सुन रहे हैं, सुन के सब्र कर रहे हैं। सब्र का मतलब हरगिज़ ये मत निकालिए कि हम कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर कभी भी नहीं थे और ना रहेंगे। हमें ये जान लेना चाहिए। और कोई भी सरकार हो, मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, जो मुकाम हम लोगों को इस देश के आइन ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसे बरकरार रखिएगा। उसको ना बदलने की कोशिश करिएगा। आइन को बदलना इतना आसान काम नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी की आप जो बात कर रहे हैं वो तो ख़त्म हो चुकी है इस समय। आइन को बदलना लोहे के चने चबाने के बराबर है।
एक बार तो इन्होंने कोशिश कर लिया आइन को बदलने की। 2003 में जब वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बनाया था। अब जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, इस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वेंकटरमन जी, उन्होंने इस चीज़ को जो है ना अदालत तक ले गए, सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। हमारे कर्नाटक के श्री आर निजलिंगप्पा जी उस चीज़ को लेकर अदालत तक गए। HR खन्ना, जस्टिस HR खन्ना साहब उसमें एक सिग्नेटरी थे, वो भी उसे अदालत तक लेके गए। जो माने जाने माने कुलदीप नैयर जी, जो जर्नलिस्ट, वो भी उसमें एक सिग्नेटरी थे, और एक नाचीज़ मैं भी उसका एक सिग्नेटरी था उस ज़माने में। लेकिन उस टाइम पे इनका हलफनामा आया वहाँ। आज आप कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कर रहे हैं, आप छू भी नहीं सकते उसको। हलफनामा क्या आया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हम बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया सरकार ने, और कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई चीज़ बदलनी पड़े या उसे कोई उसमें जो है ना कोई ये करना पड़े, करेक्शन करना पड़े, तो हम उसको देख रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे नहीं, और ना हमारा ये इरादा है। तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला जा चुका है, और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, और ये कह दिया है, आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने वो हलफनामा बाकी है, आज भी है उनके पास। और इतनी आसान बात नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की, ये सोच भी नहीं सकते। किसी को डरने की ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसे छू भी नहीं सकता। उसमें खुद कॉन्स्टिट्यूशन में खुद जो है ना वो आर्डर बना दिया गया है कि इसको किसी भी कीमत पे बदला नहीं जा सकता। और क्या बदलेंगे आप? ये सिर्फ डराने की बात है, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।